हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हम लोग यहां पर केवीएस पीआरटी जो कि 2023 में परीक्षा हमारी होने वाली है फरवरी के अंदर, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो आपके एनसीईआरटी पे आधारित प्रश्न होंगे उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू चलती रहे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। और ये जो आपकी क्लास होगी ये डेली 11 AM पे होंगी। तो आप सभी लोग, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है फिर भी आप सभी लोग टाइम से क्लास में आ जाया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि कत्था जो है वो किस वृक्ष के द्वारा प्राप्त किया जाता है। विकल्प दिए गए हैं खेजड़ी, खैर, बबूल और नीम। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बताएंगे कि जो आपका कत्था है वो किस वृक्ष के द्वारा हमें प्राप्त होता है। सभी साथी जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कत्थे की तो हम सभी लोगों को पता है कि कत्था जो है हमारा ये खैर जो पेड़ होता है इससे हमें प्राप्त होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ये दूसरा वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं खेजड़ी के वृक्ष की तो ये हमें रेगिस्तानी इलाकों में देखने को मिलता है। कहाँ पर? रेगिस्तानी जो इलाके होते हैं वहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ जो आपका खेजड़ी का वृक्ष होता है इसके अंदर कीट वगैरह नहीं लगते हैं, यानी कि ये लकड़ी जो होती है ये कीट से प्रभावित नहीं होती है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं बबूल के बारे में तो बबूल की भी यही विशेषता है कि बबूल और आपकी जो नीम की लकड़ी होती है, साथ ही एक पेड़ और है जिसको हम लोग कीकर के नाम से भी जानते हैं। तो कीकर जो है, इन 3 लकड़ियों में भी आपको कीड़े नहीं देखने को मिलेंगे, यानी कि इन लकड़ियों के अंदर कीड़े लगने की संभावना ना के बराबर होती है। तो आई होप आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि पंच जगत सिद्धांत यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था। विकल्प क्या दिए गए हैं, रोजन, व्हिटेकर, अर्नेस्ट हिकल या फिर लिनियस। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताएंगे कि जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। और सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को शेयर भी कर देंगे, ताकि सभी साथी जो है क्लास में जुड़ सकें आप लोगों के साथ। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी की गई है, पंच जगत सिद्धांत की, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो ये दिया गया था हमारा RH व्हिटेकर के द्वारा। तो सही आंसर क्या बनेगा हमारा, ये दूसरा वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हमें पता भी चलना चाहिए कि ये 5 जगत कौन कौन से थे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहला हो जाएगा हमारा मोनेरा। कौन सा हो जाएगा, मोनेरा हो जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एनीमिलिया, यानी कि जिसके अंदर आपके जानवर वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानवर या फिर एनीमिलिया भी लिख सकते हैं। इसी के साथ बात आती है, अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा प्लांटी, यानी कि जो प्लांट वगैरह आपके होते हैं पौधे, तो ये जो है आपके तीसरे नंबर पर आएंगे। इसी के साथ और कौन सा आएगा, अगर हम चौथे की बात करते हैं तो चौथा हो जाएगा आपका फंगी, यानी कि जिसे हम लोग कवक कहते हैं। और कवक के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, तो कवक के अंदर जो आपकी खाने वाली कवक होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकस कहते हैं। तो ये कवक जो है इसके अंदर खाने के अंतर्गत हमें यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करते हैं 5वें जगत की, 5वां कौन सा होगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोटिस्टा जगत। कौन सा हो जाएगा, प्रोटिस्टा जगत जो है हमारा, ये सारे जितने भी जगत थे आपके RH व्हिटेकर के द्वारा दिए गए थे। अब हम बात करते हैं अगर मोनेरा के अंदर हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, तो मोनेरा के अंतर्गत हम लोग वायरस और इसी के साथ जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं आपके, ये सभी जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये सारे ही यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। तो आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपसे पूछ ले, वैसे ज़्यादा चांसेस तो नहीं रहते हैं, आपसे हो सकता है एक जगत उठा करके उसके अंदर पूछ ले। तो आप लोगों को इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। विकल्प क्या दिए गए हैं, उत्तराखंड, उड़ीसा, मणिपुर या फिर कर्नाटक। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, बताएंगे कि आपकी जो लोकटक झील है वो किस राज्य में स्थित है। एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, जो भी कह रहे हैं साथी कि आपके जो ये प्रश्न हैं ये आपके केवीएस पीआरटी परीक्षा के अंदर नहीं पूछे जाएंगे, तो आप लोगों की ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपको लगता है कि हम आपको यहाँ पर केवीएस के लिए आपकी प्रिपरेशन नहीं करवा रहे हैं, बाकी के टीचर्स जो हैं वो भी आपको यही पढ़ाएंगे, कोई बाहर नहीं पढ़ाएंगे, ये सब आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, तो वही बस आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए, अच्छे से मन लगा करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, हमें सिर्फ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अपनी तैयारी पर ध्यान देंगे, इधर उधर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। समय बहुत ही कम बचा हुआ है हमारे पास। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन 3 देखिए, यहाँ पर लोकटक झील के बारे में कह रहा था। तो अगर हम बात करते हैं लोकटक झील की, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ये मिल जाएगी हमें मणिपुर के अंदर देखने को। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं लोकटक झील की, तो इसी के अंदर हमें डांसिंग डियर भी देखने को मिलते हैं, यानी कि जो हमारे नृत्य करते हुए हिरन हैं वो भी हमें यहीं देखने को मिलेंगे। साथ ही लोकटक झील के अंदर आपको फुमडी वगैरह देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, तो देखिए एनसीईआरटी के अंदर आपका क्लास 3 से लेकर के प्रश्न पूछे जाएंगे और क्लास 12 तक के प्रश्न वहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो हम सभी लोगों को धीरे धीरे हाई लेवल तक तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं, तो उत्तराखंड के अंदर हमें क्या याद रखना होगा कि यहाँ पर आपके जो मंदिर वगैरह हैं, जैसे कि आपका बद्रीनाथ हो गया, तो ये सब जो मंदिर हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही उत्तराखंड के अंदर आपका एनसीईआरटी में क्या दिया गया है कि यहीं पर आपके जो ऊबड़ खाबड़ जो पथरीले रास्ते होते हैं, इनका प्रयोग जो है बच्चे स्कूल जाने के लिए यहाँ पर करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोग याद रखिएगा। बात आती है अगर उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा के अंदर हमें क्या याद रखनी है, यहाँ की एक चित्रकला बहुत ही फेमस है जिसका नाम है पट्टचित्र की कला। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। साथ ही यहीं पर आपका जो है एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है नुआखाई पर्व। क्या नाम है इसका, नुआखाई पर्व है। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगर बात आती है कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक के अंदर हमें यक्षगान को याद रखना होगा। ये वहाँ का लोक नृत्य है, यानी कि यक्षगान जो है ये यहाँ का लोकगीत और लोक नृत्य दोनों ही है। तो इसको भी याद रखते हुए चलिएगा। साथ ही यहाँ पर डुल्लू कुनिथा भी है, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये डुल्लू कुनिथा भी यहीं का लोकगीत है। तो आई होप आपको ये जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, सारे विकल्प मैंने आपको क्लियर कर दिया है, तो आप लोग इसको याद करते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा है कि तंजौर किस राज्य की सुप्रसिद्ध पेंटिंग है। विकल्प दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताएंगे कि जो आपकी तंजौर पेंटिंग है ये किस राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा तमिलनाडु। हम लोग पहचान भी सकते थे तंजौर, यानी कि तमिलनाडु से ये हमारा संबंधित है। तो सिंपल सा कनेक्ट कर लेना, ता से तंजौर और ता से तमिलनाडु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कह रहा है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। विकल्प दिए गए हैं सलीम अली, राजेंद्र सिंह, के सिवान या फिर सतीश धवन। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये के सिवान बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं सलीम अली की, तो ये हम सभी लोगों को पता है, ये हमारे बर्डमैन हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं राजेंद्र सिंह की, तो ये हैं हमारे वाटरमैन, जो कि आपका अभी सीटेट की परीक्षा के अंदर जो है आपसे पूछा भी गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इकट्ठा हुए पानी में हो सकती है। विकल्प क्या दिए गए हैं, निमोनिया, छोटी माता, मलेरिया या फिर टीबी। सभी लोगों को पता है, जिन लोगों ने भी सीटेट का पेपर अगर दिया होगा पहले, तो उन्हें पता भी होगा कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो इकट्ठा हुए या फिर जहाँ पे पानी आपको बहुत सारा जमा हो जाता है वहाँ पर ये बीमारी आपको देखने को मिलेगी। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 के लिए।
तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इकट्ठा हुए पानी से जिस बीमारी की, तो ये है हमारी मलेरिया। आंसर क्या होगा हमारा, ये तीसरा वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर हम मलेरिया के बारे में, ये तो मान लिया हम लोगों ने कि ये इकट्ठा हुए पानी से होती है। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं अगर मलेरिया के बारे में, तो ये मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग है। कौन सा है, मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग है। और इसी मलेरिया की खोज की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके रोनाल्ड रॉस के द्वारा हुई थी। इन्होंने क्या किया था, मच्छरों के पेट में झांक करके मलेरिया रोग की पहचान की थी, जिसके लिए इन्हें 1902 में नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। बात करते हैं अगर मच्छरों के द्वारा और कौन से रोग होते हैं, तो जैसे कि हमारा डेंगू हो गया, इसी के साथ चिकनगुनिया हो गया, तो ये सभी जो हैं मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कह रहा है कि नंदा देवी चोटी किसके लिए प्रसिद्ध है। विकल्प दिए गए हैं फूलों के लिए, फलों के लिए, बाघों के लिए या फिर गैंडों के लिए। आंसर करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और इसी के साथ सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करके और लाइक भी कर देंगे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नंदा देवी चोटी की, तो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है हमारी उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। कोई ये नहीं लेगा कि ये यूके के अंदर स्थित है, ठीक है। तो ये आपकी उत्तराखंड के अंदर स्थित है, जो कि फूलों के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर पहला वाला विकल्प जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है, तो ये भी आपकी उत्तराखंड के अंदर जो है स्थित है, इसलिए इसे उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन जो है वो घुमा करके पूछ लेगा, बस आप लोगों को पेपर का मतलब ही यही होता है कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न में डाल देना। तो सब तरफ से चीज़ों को पढ़ना है और घुमा करके अपना चीज़ों की तैयारी करनी है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गैंडों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो हम सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि गैंडों के लिए हमारा असम के अंदर जो है वो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सींग गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं उनके लिए आपका जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा प्रसिद्ध है। तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपसे ये पूछ ले। तो ये जो है हमारा कहाँ स्थित है, ये स्थित है हमारा असम राज्य के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कह रहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या कहलाती है। हम सभी लोग इस क्वेश्चन को बचपन से रटते हुए आ रहे हैं, बहुत लोगों को तो रट भी गए होंगे। विकल्प यहाँ पर क्या दिए गए हैं, डूरंड रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, मैकमोहन रेखा है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो सभी लोग आंसर करेंगे कि हमारी जो भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा बनाने वाली है वो कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विकल्पों की, तो पहले यहाँ पर क्या दी गई है, डूरंड रेखा। अब बात आती है डूरंड रेखा जो है वो किसके मध्य सीमा बनाती है, तो ये बनाती है हमारी भारत यानी कि इंडिया और आपकी अफ़गानिस्तान के बीच में। तो इसको याद रखिएगा, ये कहाँ पर बनाती है, हमारी इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में ये हमारी सीमा रेखा बनाती है। शॉर्ट में लिख देंगे, बोल दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी के साथ अगर बात आती है रेड क्लिफ रेखा की, तो रेड क्लिफ रेखा जो है किसके मध्य सीमा बनाती है, तो ये बनाती है हमारी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कहाँ पर बनाती है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये हमारी रेखा बनाती है। बात आती है मैकमोहन रेखा की, तो ये जो रेखा है ये हमारी भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा बनाती है। तो आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कह रहा है कि सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। विकल्प दिए गए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फोटोवोल्टिक सेल या फिर डेनियल सेल। चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बताएंगे कि जो सौर ऊर्जा है उसको बिजली में कन्वर्ट करने के लिए सबसे अच्छा उपकरण कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमारा अगर सही आंसर की बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा बनेगा, ये दूसरा वाला बन जाएगा, फोटोवोल्टाइक सेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कह रहा है कि एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार का पिरामिड कैसा बनता है। किसका पूछ रखा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर
तालाब के पारिस्थितिक तंत्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जीव भार का पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, या फिर दोनों बनेंगे, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं बनेंगे। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो यहाँ पर हमारा अगर हम सही आंसर देखते हैं तो तालाब के अंदर हमारा जीव भार का पिरामिड कैसा बनेगा? ये बन जाएगा हमारा उल्टा पिरामिड। अगर हम बात करते हैं ऊर्जा की, तो ऊर्जा के अंदर हमें सीधा पिरामिड देखने को मिलता है और तालाब के अंदर हमारा उल्टा बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कह रहा है कि सड़ी हुई सब्जियों पर फफूंद किस कारण लगती है? आप लोगों ने देखा होगा जब सब्जियां वगैरह सड़ जाती हैं तो उन पे फफूंद वगैरह देखने को मिलती है वाइट कलर की, तो वो हमारी फफूंद ही होती है। तो वो जो है वो किस कारण लगती है? जीवाणुओं के कारण लगती है, शैवाल के द्वारा लगती है, या फिर कवक के द्वारा लगती है, या फिर इनमें से सभी कारणों के द्वारा लगती है? तो आंसर करिएगा सभी साथी क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। और सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास को लाइक भी कर देंगे। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। अगर आप लोगों को मेहनत पसंद आती है, हमारी कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करिए। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी की गई है? सड़ी हुई सब्जियों पर फफूंद की। तो ये हमारी लगती है कवक के कारण। आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पर? जो पहला वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कह रहा है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? आप लोगों ने देखा होगा ये चावल वगैरह आपके होते हैं, इन पर जब पॉलिश कराई जाती है ये वाइट से दिखने लगते हैं, तो आपको बहुत अच्छे देखने में लगते हैं। वो आपके पॉलिश्ड चावल होते हैं। तो उन्हीं पे पॉलिश करने के बाद वो कौन सी ऐसी चीज़ होती है, कौन सा विटामिन होता है जो आपका नष्ट हो जाता है? विकल्प दिए गए हैं। कैल्सीफेरॉल नष्ट होगा, थाइमीन नष्ट होगा, या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल नष्ट हो जाएगा, या फिर राइबोफ्लेविन अम्ल आपका नष्ट हो जाएगा। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कि जो आपका चावल होता है इसको पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन जो है वो आपको देखने को इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा बनेगा? ये बन जाएगा थाइमीन। अब बात आती है थाइमीन का जो आपका है ये कौन सा विटामिन है? हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सा विटामिन है। तो अगर हम इसका, ये तो इसका रासायनिक नाम है, लेकिन अगर हम बात करते हैं विटामिन कौन सा है, तो ये विटामिन है हमारा विटामिन B1। कौन सा है? विटामिन B1। अब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, या तो फिर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बात आती है अगर कैल्सीफेरॉल की, तो अगर हम लोग देखते हैं कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है, तो ये है हमारा विटामिन डी का। किसका नाम है? विटामिन डी का। बात आती है एस्कॉर्बिक एसिड की, तो ये है हमारा विटामिन सी का। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं राइबोफ्लेविन की, तो राइबोफ्लेविन है हमारा B2 का। तो सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कह रहा है कि बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है? विकल्प क्या दिए गए हैं? हमिंग बर्ड, पेंगुइन, आर्कटिक बर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ये थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो आर्कटिक बर्ड है ये बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में साबूदाना उगाया जाता है? विकल्प क्या दिए गए हैं? कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में, या फिर पश्चिम बंगाल में। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी उसे अच्छे से पता होगा कि हमारा साबूदाना जो है वो किस राज्य में उगाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा? ये हमारा केरल बन जाएगा। और केरल के अंदर आपकी एक चीज़ और प्रसिद्ध है जिसका नाम क्या है? साइलेंट वैली। हम सभी लोगों ने पढ़ रखा है। केरल हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारा साइलेंट वैली के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि शांत घाटी।
अब बात आती है, अगर हम महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, तो महाराष्ट्र के अंदर देखिए आपको वर्ली जनजाति देखने को मिलेगी और वर्ली पेंटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ वहाँ पर वर्ली एक ज़िला है, वो भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। तो वर्ली से ये 3 चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। बात करते हैं अगर हम पश्चिम बंगाल के बारे में, तो पश्चिम बंगाल के अंदर हमें कौन सी चीज़ें याद रखनी है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर एक तो हमें वहाँ का फेस्टिवल याद रखना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? दुर्गा पूजा, जो कि बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है पश्चिम बंगाल का। इसी के साथ यहाँ पर जो आपकी झरना पट्टचित्र की कला है, कौन सी कला है? झरना पट्टचित्र की जो कला है वो आपकी पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। कर्नाटक के बारे में हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? हमारे 2 तट हैं। पहला यहाँ पर क्या पूछा गया है? कोंकण तट के बारे में। विकल्प क्या दिए गए हैं? गोवा से लेकर दमन तक होगा, गोवा से लेकर कोच्चि तक होगा, गोवा से लेकर मुंबई तक होगा, या फिर गोवा से लेकर के दीव तक होगा। सभी लोग आंसर करिए कि हमारा कोंकण तट जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है। तो सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोंकण तट जो है ये हमारा ये गोवा से लेकर के दमन तक की फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से भारत की झील कौन सी नहीं है? यहाँ पर हमसे जो झील नहीं है वो वाली पूछी गई है। क्वेश्चन को अच्छे से मार्क करके पढ़िएगा। विकल्प क्या दिए गए हैं? सांभर झील है, पुलिकट झील है, टीटीकाका झील है, या फिर चिल्का झील है। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। बताएंगे कि भारत की कौन सी झील नहीं है इसमें से। चलिए अब हम लोग विकल्प को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सांभर झील की, तो सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हमारी राजस्थान के अंदर। कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के अंदर स्थित है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं सांभर झील के बारे में, तो ये राजस्थान की सॉल्ट लेक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? राजस्थान की सॉल्ट लेक कहा जाता है। यहीं से आपका ज़्यादा नमक वगैरह भी बनाया जाता है, जो कि यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। बात आती है अगर पुलिकट झील की, तो ये कहाँ स्थित है? अब बात करते हैं अगर हम पुलिकट झील की, तो ये स्थित है हमारी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश प्लस आपका तमिलनाडु जो है वहाँ पर ये उसकी सीमा पर देखने को मिलेगी। बात आती है अगर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के अंदर हमें एक और झील याद रखनी पड़ेगी। आप लोगों ने सुना भी होगा कोलेरू झील, जो कि कहाँ स्थित है आपकी? ये भी आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात आती है यहाँ पर टीटीकाका झील की, तो यही झील जो है हमारी ये भारत के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग टीटीकाका झील के बारे में अगर डिस्कस कर लेते हैं, तो यह जो झील है आपकी, ये दक्षिण अमेरिका की ताजे पानी की झील होती है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है। और ये जो है आपकी समुद्र तल से लगभग 3810 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्या याद रखना है? 3810 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन आपसे ये पूछेगा नहीं, बस आप लोगों को अगर याद करना है तो याद कर लीजिएगा। बाकी अगर बात करते हैं ये किसकी सीमा पर स्थित है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करते हैं ये जिसकी सीमा पर स्थित है, ये है पेरू और बोलीविया की सीमा पर ये स्थित है। कहाँ पर? पेरू और बोलीविया। तो ये चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं चिल्का झील के बारे में, तो हम सभी लोगों को पता है चिल्का झील जो है हमारी ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो विकल्प आपके सारे क्लियर हो गया। आंसर हमारे यहाँ पर तीसरा वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कह रहा है कि बद्दू जनजाति कहाँ निवास करती है? विकल्प दिए गए हैं कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कांगो बेसिन, या फिर नीलगिरी की पहाड़ी। आंसर करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बताएंगे कि आपकी जो बद्दू जनजाति है ये कहाँ पर निवास करती है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं बद्दू जनजाति की, तो ये जहाँ निवास करती है वो है आपका सहारा मरुस्थल। कहाँ पर निवास करती है? सहारा मरुस्थल। तो आंसर हमारा दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
बात आती है कालाहारी मरुस्थल के अंदर कौन सी जनजाति निवास करती है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो इसके अंदर जो जनजाति आपकी निवास करती है उसका नाम है बुशमैन जनजाति। कौन सी? बुशमैन जनजाति जो है ये कालाहारी मरुस्थल के अंदर आपको देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा, जो कि कहाँ है? अफ्रीका में पड़ता है आपका। बात आती है अगर कांगो बेसिन की, तो कांगो बेसिन के अंदर हमें कौन सी जनजाति देखने को मिलती है? तो यहाँ पर मिलती है हमें देखने को पिग्मी जनजाति, ये याद रखिएगा। बात आती है नीलगिरी की पहाड़ियों पे हमें कौन सी जनजाति देखने को मिलती है? तो यहाँ पर हमें टोडा जनजाति देखने को मिलती है। कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति, जो कि आपकी, अगर हम बात करते हैं नीलगिरी की पहाड़ी की, तो ये आपकी केरल, कर्नाटक और इसी के साथ तमिलनाडु की सीमा पर ये देखने को मिलेगी हमारी नीलगिरी की पहाड़ी, और यहीं पर जनजातियाँ भी आपको देखने को मिलेगी ये वाली। तो इतना याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कह रहा है कि जल को पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? आप लोग देखते होंगे कि पेड़ वगैरह जो होते हैं वो किसके माध्यम से जल जो है वो ग्रहण करते हैं। तो कुछ इस तरह से पेड़ों की जड़ों के अंदर जो है ये आपका जल ग्रहण किया जाता है। तो यही जो जल ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है वही आपसे पूछ रहा है। विकल्प दिए गए हैं केशिका जल, गुरुत्व जल, आर्द्रता जल या फिर इनमें से सभी। आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये हमारा केशिका जल हो जाएगा, या फिर इसे केशिकात्व जल भी कहते हैं। तो ये जो है आपका जड़ों के माध्यम से ये आपका धीरे धीरे पहुँचता रहता है पूरे पेड़ के अंदर। और बात करते हैं अगर भोजन के जो आपका पेड़ होता है, अगर इसके भोजन संग्रहण की बात करता है तो ये आपका फ्लोएम के माध्यम से होता है। इसी के साथ अगर जल की बात करता है तो जल जिस माध्यम से ग्रहण होता है वो हो जाता है आपका जाइलम। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, फूड हमारा फ्लोएम हो जाएगा और जल हमारा जाइलम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो किस में देखने को मिलेगी? विकल्प दिए गए हैं अंडा, मछली और मटर, अचार, दूध और सोयाबीन, चना, मक्का और सोयाबीन, या फिर दही, मांस और सेब। आंसर करिए सभी लोग 19 के लिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की तो हमारा अंडा, मछली, मटर ये नहीं होगा, अचार, दूध, सोयाबीन ये भी नहीं होगा, चना, मक्का, सोयाबीन ये सही है बिल्कुल हमारा। चना में, मक्का में और इसी के साथ सोयाबीन में सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन देखने को मिलेगी। इसी के साथ दही, मांस और सेब में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर हमसे वर्ग पूछा था तो वर्ग हमारा जो है वो ये तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हम सभी लोगों को पता है, हम लोगों ने एनसीईआरटी में क्या पढ़ रखा है सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन किस देश से आई थी? तो ये जो थे ये हमारे चीन के व्यापारी जो है ये भारत में लेकर के आए थे चीज़ों। इसी के साथ जो हमारी भिंडी थी वो अफ्रीका से आई थी। आलू वगैरह जो थे ये हमारे खुद के भारत के थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिश्रित फल का उदाहरण कौन सा नहीं है? मिश्रित फसल का उदाहरण कौन सा नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी फसल हैं जो आपकी एक साथ नहीं उगाई जा सकती हैं सेम टाइम पे? विकल्प क्या दिए गए हैं? सूर्यमुखी और मूंगफली, गेहूं और चना, सरसों और मूंगफली, मूंगफली और सूर्यमुखी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा मिश्रित फसल के बारे में, तो मिश्रित फसल वो होती हैं जब दो फसल आपकी एक साथ उगाई जाती हैं और साथ ही आपका इसके अंदर पशुपालन भी किया जाता हो। तो ये जब इतनी चीज़ें आती हैं तो वही आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि मिश्रित फसल का उदाहरण कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो मिश्रित फसल का उदाहरण नहीं हो जाएगा ये होगा आपका सरसों, और इसी के साथ जो मूंगफली है ये कभी भी खेतों के अंदर एक साथ नहीं उगाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 चलिए अच्छा हम आप लोगों को करवा देते हैं। वैसे तो हम आप लोगों को होमवर्क देने वाले थे लेकिन इसको भी हम क्लियर करा देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? विकल्प क्या दिए गए हैं? ककड़ी, मूंग, गेहूं और सरसों। सभी साथी आंसर करेंगे जल्दी से कि आपका कौन सी फसल जो है वो जायद की फसल है इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा ककड़ी।
अगर हम लोग जायद की फसल की बात करते हैं तो विकल्प हमारा जो है यहाँ पर ये पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से भी सीख लेते हैं ताकि हम लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाए। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रबी के फसल की, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं खरीफ के फसल की, और साथ ही आपकी एक होती है जायद की फसल, तो ये 3 प्रकार की फसलें होती हैं। तो ये 3 प्रकार की फसलें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी रबी की फसल है, इसके अगर हम लोग बुआई का टाइम देखते हैं तो इसके बुआई का टाइम कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच में ये आपकी बोई जाती है। बात आती है कटाई की, कटाई कब होती है, तो इसकी कटाई होती है आपकी अप्रैल में। कब होती है आपकी? अप्रैल में ये जो है इसकी कटाई हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ बात करते हैं अगर हम इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं रबी के अंदर, तो इसके अंदर आपको गेहूं देखने को मिलेगा, गेहूं के साथ आपको जौ भी देखने को मिलेगा, जौ के साथ हमें यहाँ पर सरसों भी देखने को मिलेगा, सरसों के साथ साथ आलू भी देखने को मिलेगा। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा, इतनी आपके लिए सफिशिएंट है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं खरीफ की फसल की, तो खरीफ की फसल आपकी कब से कब तक बोई जाती है, तो ये बोई जाती है हमारी जून से लेकर के जुलाई के बीच में। कब से लेकर के कब तक? जून से लेकर के जुलाई के बीच में ये बोई जाती हैं। काटी कब जाती हैं, तो ये काटी जाती हैं हमारी अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ये हमारी काट ली जाती हैं। अब इनके अंदर फसलें कौन कौन सी आती हैं, तो इनके अंदर जो फसलें आती हैं वो आती है हमारी चावल, चावल के साथ और कौन सा आता है, तो ये आता है हमारा ज्वार, ज्वार के साथ आपका बाजरा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, बाजरे के साथ साथ यहाँ पर हमें तिल वगैरह भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ जो आपकी मूंगफली होती है ये भी हमारी खरीफ के फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर इसको याद रखिएगा। चलते हैं जायद की फसल की तरफ। अगर हम बात करते हैं जायद की फसल जो है हमारी कब बोई जाती है, तो ये बोई जाती है हमारी मार्च से अप्रैल के बीच में। कब से कब तक? मार्च से अप्रैल के बीच में ये बोई जाती है। काटी कब जाती है, तो ये जून से जुलाई के बीच में काट ली जाती है। तो इसको याद रखिएगा। इसी के साथ बात करते हैं इसके अंदर फसलें कौन कौन सी देखने को मिलती हैं, तो इसके अंदर जैसे आपकी ककड़ी हो गई, और इसी के साथ आपका अगर तरबूज हो गया, तरबूज के साथ साथ आपका जो खरबूजा हो गया, तो ये सब जो हैं आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं जायद की फसल में। तो इतनी चीज़ें याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा, तो इतना याद रख लीजिएगा। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की ये जो क्लास है आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ सभी लोग क्लास को लाइक करके, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट देंगे। और हमारी आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी इसी के साथ उन सभी का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा, और आप सभी लोग टाइम से क्लास में आ जाया करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।